हेलो जॉइन दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे ये आपका बायोलॉजी और साइंस का वीडियो है जिसमें हम लोग वायरस एंड बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, है ना, सूक्ष्म जीवों के बारे में। कुछ क्वेश्चंस हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली हमका तो 30 के आसपास में ही हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे सभी एग्ज़ाम के लिए, है ना, छोटे हों या बड़े सभी एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्या है यहीं शुरू करते हैं। हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बा बनाते हैं। यानी जो हमारे दांतों पर जो बैक्टीरिया बनते हैं या पनपते हैं वो ऐसा क्या बनाते हैं जिससे दांतों में धब्बा बनने लगता है। तो इंसुलिन हो ही नहीं सकता, इंसुलिन हार्मोन है आपका, है ना। तो इंसुलिन की वजह से हम कहें तो शुगर वगैरह आपका कंट्रोल रहता है। और अब बताइए तो इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेक्ट्रॉन्स, ठीक है, याद रखेंगे डेक्ट्रॉन्स, डेक्स्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है। बाकी आगे चलते हैं हम लोग। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी सेल वॉल पूछ रहा है। तो जो बैक्टीरियाज होती हैं उनकी जो सेल वॉल यानी दीवार होती है, उनके बॉडी की जो बाहरी परत होती है ना, ये वाली, तो वो बनती है सेलुलोज और काइटिन की, ठीक है। और यहाँ पे वायरस जो है सिर्फ प्रोटीन का बनता है ना, प्रोटीन का बनता है। और बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं तो वो मुख्यतः आप प्रोटीन समझेंगे बस। और वो जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी है। लेकिन सेलुलोज एवं काइटिन आप याद रखेंगे बैक्टीरिया, है ना। इसमें आप देख रहे हैं कोविड का तो प्रकोप है, तो क्वेश्चन जो है और इनसे बनने के और ज़्यादा जो है चांसेस बनते हैं। ओके, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। और यदि आप वीडियो देखे होंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत, ठीक है, इस टाइप का बड़ी आंत होती है। तो इस वाले पार्ट में यानी इस वाले पार्ट में आप देखेंगे कोलन वाला पार्ट होता है, या मान लीजिए सिक्कम रेक्टम फिर कोलन ऐसे होता है ना। तो इसमें आपका बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम ई कोलाई या इचेरिया कोलाई कहते हैं, जो B12 बनाता है आमतौर पे। तो ये हो जाएगा बेब्री कोलरी, ये कॉलरा रोग के लिए जो है उत्तरदायी तो होता है या उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी तो मतलब निभाया जाता है ना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इचेरिया कोलाई या ई कोलाई, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। समझना क्या है वो तो याद ही हो जाएगा। अब देखिए, किसी माध्यम में सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना कहलाता है। कोई भी ऐसा मीडियम हो जिसमें सभी सूक्ष्म जीवों को हम लोग ख़त्म कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसमें स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, पाश्चुरीकरण नहीं, है ना। पाश्चुराइजेशन होता नहीं है, पाश्चुरीकरण से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे हो जाएगा स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। और सैनिटाइज वाला मतलब याद रख लीजिएगा। किसी माध्यम में सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना कहलाता है, तो हो गया स्टेरिलाइजेशन। उसके बाद दूध खट्टा होना किसके द्वारा होता है। तो दूध खट्टा किसकी वजह से होता है। हमें पता है कि हमारा दूध में जो है, या हम सीधे कहें तो दही में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी जीवाणु। तो भाई जीवाणु की वजह से दूध खट्टा हो जाता है ना, उस फट भी जाता है या दही भी जमता है। तो आपका हो जाएगा सॉरी क्या नाम बोल रहा था अभी मैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे लैक्टोबैसिलस दूध या दूध का खट्टा होना तो अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दही वाला जो होता है ना बैक्टीरिया वो अलग ही होता है। और जो दूध में सिर्फ होगा तो एसिडाइल लैक्टिसाइड कहते हैं उसे, वो बैक्टीरिया होता है ना। एसिडाइल लैक्टिसाइड बैक्टीरिया होता है, तो उसकी वजह से दूध खट्टा होता है। वो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अभी गड़बड़ हो गया होता मैं भी अभी। हाँ, वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलते हैं, तो वो आम तौर पे हम उन्हें क्या कहते हैं। ध्यान से देखिए, जीवाणु, फफूंदी, विषाणु, अपघटक। सड़े गले पदार्थों को वो क्या करेंगे, सरल पदार्थ में
कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? अपघटक, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? अपघटित कर रहे हैं, तो अपघटक होते हैं। समझे? अब पोषकों के का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जिनकी वजह से उनका रिसाइकलिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आपको करेक्ट आंसर आपका होगा डायरेक्ट अपघटक ही होता है। पोषक का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों का की सहायता से पुनः चक्रण होता है पोषक तत्वों का, तो हमें पता है कौन करता है? सरल पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं तो अपघटक होते हैं। विषाणु क्या कहे जा सकते हैं, या हम विषाणु को क्या कह सकते हैं? एक कोशिकीय, अकोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो देखिए हम जो वायरस होते हैं उन्हें अकोशिकीय, वो उनके पास खुद का कोई सेल नहीं होता है, अकोशिकीय होते हैं। वो ऐसे होते हैं जो खुद भोजन तो बनाते नहीं हैं और दूसरी कोई सेल्स भोजन बना रही होती हैं तो उन पे वो अटैक करके उससे भोजन लेते हैं। जैसे इस समय कोविड जो है, कोविड खुद भोजन नहीं बनाता है, वो अगर कहीं पड़ा रहेगा तो पड़ा रहेगा, और जब वो कोई भी सेल्स मिल जाए जिसको वो इस्तेमाल करता है, मैं थोड़ा सा उससे बता नहीं पा रहा हूँ क्या कहा जाता है, वाहक के रूप में वो होता है मान लीजिए, तो वहाँ पर ये अपना भोजन उसी से अब्जॉर्ब करता है और इस वजह से वो सेल्स जो होती हैं डेड हो जाती हैं। जैसे आपका जो कोविड है, ये क्या करता है? लंग्स की सेल्स को डेड कर रहा है, क्योंकि वो लंग्स में जा रहा है और उसकी सेल्स से, कोशिकाओं से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। वो बना रही हैं, ये प्राप्त कर ले रहा है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही है, उनको भोजन मिल ही नहीं रहा। बना रही हैं लेकिन यूज़ नहीं कर पा रही, तो वो मर जा रही हैं, तो इसीलिए श्वास प्रॉब्लम वगैरह वगैरह हो रहे हैं। तो ये अकोशिकीय होते हैं विषाणु, ये ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसमें जो है ऐसे बात कर लिए तो आपको याद रहेगा। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी में थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होता है भाई? वायरस होता है। जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी जो होती है वायरस। जैसे ये, अब वायरस के बारे में आप जानना चाहें तो मान लीजिए ये ऐसा बीज है जिसको अगर आप मान लीजिए आप बोल देते हैं थोड़ी पहले खेत में, और उचित नमी और क्लाइमेट नहीं मिलेगा तो ये जमेगा नहीं, पड़ा रहेगा। लेकिन जब इसे उस तरीके का हाँ, यहाँ पे मैं कह रहा था होस्ट है ना, होस्ट सेल मिलती हैं, चलिए उसकी बात छोड़ दीजिए, तो फिर से क्या होगा? जर्मिनेट हो जाएगा और फले फूलेगा। वही काम है वायरस का, तब तक ये डेड ही रहता है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। हाँ, विषाणुओं की अनुवांशिकी पदार्थ हैं। भाई विषाणुओं में क्या होता है? आमतौर पे प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, बस, है ना, और डीएनए के अंतर्गत आता है आरएनए। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये क्या कहना क्या चाहता है। तो देखिए, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है उसमें, विषाणुओं की अनुवांशिकी पदार्थ, क्योंकि कभी कभी वायरस में जो है सिर्फ आरएनए ही होते हैं, समझ रहे हैं, और डीएनए बड़ी इकाई होती है आरएनए से, है ना, जैसे डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, तो डीऑक्सी हटा देंगे तो सिर्फ राइबोस न्यूक्लिक एसिड बच रहा है, यानी कि इससे बड़ी इकाई है ही है, क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है और ये ऑर्डर देता है, समझ रहे हैं। तो इसका या करके या ऑब्लिक करके देगा तो इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसकी अनुवांशिकी पदार्थ क्या हो जाएंगे? डीएनए या आरएनए। क्लियर? बाकी सब में क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, ध्यान देंगे, लेकिन ये विषाणु है, वायरस है, यहाँ ध्यान देना है। जीवाश्म कैसे बनते हैं? अब जीवाश्म कैसे बनते हैं ये हमें ध्यान देना है। अब हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, जीवाश्म कैसे बनते हैं। तो देखिए, जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाएं और फिर मिट्टी में दब जाएं तो जीवाश्म कहलाएगा, ये सही बात है, और ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। फिलहाल ये देख लेते हैं आगे। जंतुओं की परिमार्जित नष्ट करके, नहीं, जंतुओं को सड़ा दिया जाए, कुछ लग रहा है लेकिन इस तरीके का एक उचित उत्तर सा नहीं लग रहा है, जंतुओं की संरक्षित रखने से नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? जीवाश्म कैसे बनते हैं? तो जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाएं और फिर मिट्टी में दब जाएं तो वो क्या बनेंगे? जीवाश्म बनेंगे, है ना। जैसे जीवाश्मों से हम क्या निकालते हैं? क्रूड ऑयल, यानी कि तेल, पेट्रोल, डीजल, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो हम लोग जब पढ़ते हैं कि हजारों लाखों वर्ष पहले कभी उथल पुथल हुई होगी, तो आप समझ गए। चलिए आगे। और हेटरोस्ट नामक रचनाएं किन में पाई जाती हैं? हेटरोसिस्ट नामक रचनाएं किस में पाई जाती हैं? तो अब एक्टोनोमाइसिटीज
नहीं, जीवाणु में या साइनोबैक्टीरिया में हिस्टोरिस्ट नामक रचनाएं पाई जाती है, बस इतना याद रखिए बस। आगे, लैटिन में वायरस का क्या अर्थ होता है? लैटिन भाषा में जो वायरस होता है, लैटिन लैंग्वेज में जो वायरस होता है यानी कि विषाणु होता है, उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है पॉइजन, विष। ठीक है, तो है ही है विषाणु, विष विषाणु है ना, विष वाला अणु। ठीक है, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या होती है। देखिए जीवाणु कणिका बोला है यहाँ पे, तो जीवाणु कणिका में सूत्र कणिकाएं होती हैं 0, जीवाणु कणिका में होती है नहीं सूत्र कणिका। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है। ये हम कहें तो इसमें आमतौर पे जैसे माइटोकांड्रिया, अंतर्जाल, द्रव्य जालिका वगैरह वगैरह नहीं होती हैं। ठीक है, आगे क्या है? ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं। यहाँ पे जीव पूछ रहा है, यानी वह कौन सा जीव है जो जिसमें ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास भी करता है और प्रजनन भी करता है, तो वो इनमें से देखिए वायरस बैक्टीरिया दोनों नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, माइक्रोप्लाज्म हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म, इसको आपको देखिए ये भी सीरीज में ही पूछा गया है। तो सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करे माइक्रोप्लाज्म कहलाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया आमतौर पे किस में अनुपस्थित होते हैं? ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो हरित शैवालों में नहीं पाया जाता है। हरे शैवालों में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, बाकी लाल विषाणु में, भूरे शैवालों में, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, तो हरे शैवालों में अवेलेबल नहीं होता है। अब कथन और उसका कुछ निष्कर्ष दिया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं कि आपका एक ही साथ में कंप्लीट हो जाए। कथन है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। हाँ, जीवाणु करते हैं भोजन, कोई दिक्कत नहीं है। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो अब हमें इसका आंसर करना है कि क्या सही है और कैसे सही है। तो देखिए ये तो जो इसमें लिखा है, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है, और ये जो है कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ हजम हो नहीं रहा है। तो पहला वाला सही लग रहा है, दूसरा गलत है। उस हिसाब से इसमें हम ऑप्शन ढूंढेंगे। तो तीसरा हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है, और उसका परिभाषा तो देने की बात ही छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से वो आपका तीसरा वाला हो जाएगा। इसको भी छोटा करते हैं कि आपको कम से कम दिखे। और सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में कथन सत्य हमें सर्च करना है। ये जीवित बैक्टीरिया ये जीवित एवं मृत की सीमा रेखा पर होते हैं? नहीं, ये तो वायरस के बारे में बात हो रही है। ये वनस्पति एवं जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर, ये कौन सा, ये कोई मतलब ही नहीं है इतना, ऐसा कुछ हाइब्रिड है ही नहीं, ये भी गलत है। ये फूल देने वाली एवं फूल न देने वाली वनस्पतियों की सीमा रेखा पर है। ये सारे के सारे गलत हैं, कोई नहीं है इसमें। चौथा सही है। एक भी क्वेश्चन जो है इसमें मतलब लायक नहीं था। सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा, हैंड लेंस द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा। अब ध्यान से देखिए, जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, आमतौर पे वायरस जो होता है बैक्टीरिया से भी लगभग 20 गुना, उससे भी ज़्यादा गुना छोटा होता है। वायरस ज़्यादा बड़ा होता है, उससे 100 गुना तक, 200 गुना तक भी बड़ा होता है, उससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लेकिन दोनों को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख सकते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और आमतौर पे जो बैक्टीरिया होती हैं आमतौर पे 2 से 10 माइक्रोन तक होती हैं।
है ना। और बाकी ये मिली माइक्रोन में हो जाते हैं, MU में वायरस, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान देंगे। तो गुने में 100 गुना से भी ज़्यादा में माहौल पहुंच जाता है। तो दोनों में क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। भूमि में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा होता है? ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाता है एजोबैक्टर, एजोबैक्टर जो हो जाएगा भूमि में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है, ये ध्यान देंगे। नाइट्रीकरण जीवाणु बदलते हैं, अब ध्यान से इसको भी देखिए, क्वेश्चन प्यारा है। नाइट्रीकरण द्वारा जो जीवाणु होते हैं वो किसमें किसको क्या बदलते हैं? और नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में नहीं, अमोनिया अथवा अमोनियम यौगिकों को नाइट्रेट्स में बदलते हैं। ये इसका जो है नाइट्रीकरण में करेक्ट आंसर पाया जाता है, होता है, क्योंकि हम अमोनिया या अमोनियम को ही बदलते हैं, हम नहीं, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी N3 में, ठीक है। बाकी कोई मतलब नहीं है, जब एक सही है तो बाकी गलत ही होंगे। वर्मी कंपोस्ट किससे की जाती है? अब देख रहे हैं आप जो है वायरस, बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन भी देना है। तो वर्मी कंपोस्ट हम किससे बना सकते हैं या कौन सा उसमें जिम्मेदार होता है? तो देखिए फंगस नहीं होता है, बैक्टीरिया भी नहीं होती है, तो यहाँ पे क्रम ही होगा, ये क्रम ही होता है। जैसे आप देखेंगे जानवरों में फीता क्रम वगैरह पाया जाता है, तो ये अलग प्रकार का क्रम ही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्रम हो जाएगा, क्रम ही। थोड़ी बहुत और क्वेश्चन है। और राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो राइजोबियम किसका एक प्रकार है, यानी वो क्या है? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु बैक्टीरिया, सहजीवी बैक्टीरिया, परजीवी बैक्टीरिया, मृतजीवी बैक्टीरिया। अब देखिए राइजोबियम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सहजीवी होता है, क्योंकि राइजोबियम जो होता है सहजीवी, यानी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके रहना, तो ये सहजीवी राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो बस इसको आप ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जल पल्लावित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करते हैं? जल पल्लावित में अच्छी वृद्धि करने वाले क्या है? बैक्टीरिया पूछा है। कोलेस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम और रेडियोबैक्टर। और रेडियोबैक्टर से आपको लग रहा होगा इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो है जल पल्लावित, यानी कि जलों वाली बात है, जिसमें नमी हो, या हम कहें तो मार्स गैस टाइप का बनने वाला माहौल हो, तो उसमें उस मिट्टी में एजोबैक्टर जो है प्रभावी होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोबैक्टर। उन मिट्टियों में ये काफ़ी ज़्यादा विकसित होते हैं। सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं, वो उन्हें हम क्या कहेंगे? ऐसे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम में क्या कर पाएँ और सर्वाइव कर पाएँ, बढ़ सकें आगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे साइक्रोफिल्स, ठीक है। साइक्रोफिल्स, और साइक्रोफिल्स जो है -20 से लेकर के 10 डिग्री तक पहुंचता है, इसके बीच में, -10 से +10 के बीच में, समझ रहे हैं। बाकी थर्मोफिल तो 41 से 122 तक के आसपास। मेजोफिल्स जो हो जाएगा नॉर्मल होता है आमतौर पे 20 से 45 के बीच में मेजोफिल्स, ठीक है। तो मेजोफिल्स अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, जो आम तौर पे क्या होता है, जल पल्लवित वाले चीज़ों में ऐसे इस टाइप का रहता है। तो उसका करेक्ट आंसर तो आ गया दूध दही वाला। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइक्रोफिल कंप्लीट हो गया। दूध का दही जमना किसके कारण होता है? तो ऑब्वियसली आप क्या लगाएंगे? बैक्टीरिया लगाएंगे, है ना, लैक्टोबैसिलस की वजह से ही। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है या होता है? किसकी वजह से दही क्या बनती है? पनीर बन जाती है। तो आप जानते होंगे कि छोटा बच्चा जो होता है छोटा बच्चा जो होता है वो जब दूध पी लेता है, वापस जब वो उल्टियाँ करता है, तो वो पनीर बना ही निकालता है। क्यों? क्योंकि पेट में क्या पाया जाता है? रेनिन, है ना। पाए तो ये भी जाते हैं, तो वहाँ पे रेनिन की वजह से पाचन होता है आमतौर पे, है ना, जो दूध होता है। तो यहाँ पे भी रेनिन की वजह से पनीर बनता है, बस ये याद रखना है। बस मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ आपका, इससे जो है थोड़ा सा
चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको आसानी से याद रहेगा। लास्ट क्वेश्चन अब बचा है, 30 पूरे नहीं है, 29 ही है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है, और कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? नीचे देखे डीएनए या आरएनए मौजूदगी ये तो पाई जाती है। स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, बिल्कुल सही बात है, उसमें नहीं वाला पूछा है, ठीक है। कोशिका भित्ति की मौजूदगी, सेल वाल नहीं होता है, सेल वाल बिल्कुल नहीं होता है, सेल वाल बैक्टीरिया में पाया जाता है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, बिल्कुल बिल्कुल होस्ट सेल्स में ही रहते हैं। तो ये सारे के सारे सही हैं, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती है वायरस में, तो करेक्ट आंसर दूसरा हो गया। तो ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं अभी भी तो सब्सक्राइब करिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए, और जिससे आपको नोटिफिकेशन आगे भी मिलते रहेंगे जब भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। और ठीक है, कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो, ठीक है, सपोर्ट करिए और मोटिवेट रखिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।